स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है महिलाओं की स्वतंत्रता एवं प्रजननशीलता। ठीक है, तो इस पे हम लोग आज टिप्पणी करेंगे। इसका क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि महिलाओं की स्वतंत्रता एवं प्रजननशीलता पर टिप्पणी करें, वुमेन्स एटोनॉमी एंड फर्टिलिटी। ठीक है, ये इंग्लिश में आपको इस टाइप का इसका टॉपिक रहता है। तो ये भी एक छोटा सा ही टॉपिक है और इस पर भी हमको लगता है जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रजननशीलता एक मुख्य जानसांख्यिकी समंक है जिसका अध्ययन विस्तार से किया जाता है। वर्तमान समय में विशेषकर विकासशील देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है जो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। अतः प्रजननशीलता का अध्ययन जनसंख्या पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से परम आवश्यक माना जाता है। इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि भारत या विश्व में प्रजननशीलता को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। प्रजननशीलता एक मुख्य जानसांख्यिकी समंक है, यानी कि ये जो है मेन प्रजननशीलता को मेन समंक माना जाता है, क्योंकि और इसीलिए इसका अध्ययन क्या है विस्तार से किया जाता है। क्योंकि जितना प्रजननशीलता में मतलब क्या होता है कि जो कुल सजीव जन्मे बच्चे होते हैं, मतलब कि जो जीवित जन्मे बच्चे होते हैं वो सबका डेटा जो है वो कलेक्शन किया जाता है और इसी से फिर आगे का जो बनता है कि इस साल कितना जन्म लिया, कितना मृत्यु हुआ, और जो डेटा बनता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो सरकार है वो विकास की जो नीतियाँ होती है वो बनाती हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में विशेषकर विकासशील देशों में जनसंख्या क्या है तीव्र गति से बढ़ रही है जो आर्थिक विकास में क्या हो रहा है बाधा उत्पन्न कर रही है। क्योंकि प्रजननशीलता का अध्ययन जनसंख्या पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से परम आवश्यक माना जाता है। जनसंख्या पर नियंत्रण अगर हम लोग को रखना है तो उसके लिए प्रजननशीलता का जो है अध्ययन करना वो क्या होता है आवश्यक माना जाता है। ठीक है, इसमें यह भी अध्ययन किया जाता है कि भारत या विश्व में प्रजननशीलता को मतलब कि प्रजननशीलता जो फर्टिलिटी रेट है उसको कौन कौन से तत्व जो है प्रभावित करते हैं या फिर कौन कौन से तत्व है जो उस पर प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। प्रजननशीलता का आशय किसी स्त्री या स्त्री समूह द्वारा किसी समय विशेष में कुल सजीव जन्मे बच्चों की वास्तविक संख्या से है। यदि कभी भी किसी स्त्री ने किसी जीवित बच्चे को जन्म दिया है तो उसको प्रजननशील स्त्री कहा जाता है। वस्तुतः प्रजननशीलता विभिन्न तत्वों से प्रभावित होती है, उसमें महिलाओं की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि प्रजननशीलता क्या है। ठीक है, प्रजननशीलता किसको बोला जाता है कि कोई स्त्री है, ठीक है, वो पूरा अपना जीवन काल में, ठीक है, कितने जीवित जन्मे बच्चों को मतलब बच्चे को तो जन्म दी है तो कितना जीवित है। ठीक है, जीवित अगर बच्चा को जन्म दिया तो उसको क्या बोला जाता है कि प्रजननशील स्त्री माना जाता है कि हाँ वो प्रजनन कर सकती है और कितना प्रजनन की है उसकी गिनती होती है। ठीक है, अगर मान लो कि कोई मतलब होता है कि गर्भवती तो हो जाती है लेकिन क्या होता है कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, बीच बीच में होता है कि मिसकैरेज हो जाता है या कुछ रीज़न हो गया तो वो अबॉर्शन करवा दिया ये, तो उसको प्रजननशील स्त्री नहीं बोला जाता है। ठीक है, वो इसका गिनती में ही नहीं आएगा। ठीक है, और देखते हैं कि प्रजननशीलता को कौन कौन सा तत्व है वो इफ़ेक्ट उस पर डालता है। ठीक है, स्त्रियाँ प्रायः उसी समाज में अधिक स्वतंत्र रहती है जहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और जहाँ साक्षरता का अनुपात अच्छा होता है। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र अब घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रह गया है। अब स्त्रियां घर से बाहर काम पर जाने लगी है। विशेषकर पश्चिमी देशों में अधिकांश स्त्रियां परिवार से बाहर कार्य करती है क्योंकि अनेक ऐसे व्यवसाय विकसित हो रहे हैं जिसमें केवल स्त्रियां ही अधिक संख्या में नियुक्त की जा रही है। ठीक है, तो स्त्रियों का जो काम करने का जो कार्यशैली है वो भी प्रजननशीलता को बहुत प्रभावित कर रहा है। ठीक है, मतलब कि वो अगर कहीं काम करने जा रही है तो उसके पास इतना समय नहीं होता है ना कि वो बच्चों को हैंडल कर सके। ठीक है, इसीलिए वो क्या चाहेगी कि छोटा फैमिली चाहेगी। पहले क्या होता था कि पहले एक एक स्त्री के 5, 6, 7 ऐसे भी बच्चे होते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग कहीं काम करने नहीं जाते थे, वो लोग घर पे ही रहते थे, तो वो लोग को बच्चा को जो हैंडल करना होता है, वो लोग का केयर करना होता है, वो सारा वो लोग आसानी से कर लेती थी। लेकिन अभी अगर क्या हो जा रहा है कि आजकल स्त्रियों को बाहर जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। ठीक है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतने सारे बच्चों को हैंडल कर सके, इसीलिए वो मैक्सिमम या मिनिमम 1 या 2 ही बच्चे रखना चाहती है ताकि उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, और अब खान पान पे भी प्रभाव ऐसा पड़ गया है कि पहले की स्त्रियां जो थी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। ठीक है, तो वो उतने सारे बच्चों को जन्म दे लेती थी तब भी उनका शरीर पे उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता था। लेकिन अभी है ना 1-2 बच्चा
जन्म देने के बाद ही वो उनका जो स्वास्थ्य रहता है वो बिगड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है, कि वो खान पान के दोष के कारण। क्योंकि आजकल हर एक जगह क्या हो रहा है कि केमिकल युक्त खाना मिल रहा है, जो सब्जियां उगा रहे हो उसमें दवाइयों का यूज़ किया जा रहा है, केमिकल का यूज़ किया जा रहा है, तो वो सारा भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इस कारण से भी मतलब अब शिक्षित भी हो गई हैं स्त्रियाँ। ठीक है, वो भी छोटे परिवार के महत्व को भी समझ रही हैं, इसलिए भी वो क्या है कि कम बच्चा रख रही हैं। ठीक है, और ये सारा चीज़ें भी देख करके वो क्या है कम बच्चे रखना चाह रही है। ठीक है, स्त्रियों के कार्यरत रहने से प्रजनन पर प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि कार्यरत स्त्रियां देरी से विवाह करना पसंद करती है। प्रजननशीलता एवं आयु के संबंध के अध्ययन से यह पता चलता है कि कम उम्र में विवाह होने पर स्त्रियों का प्रजनन काल बहुत लंबा हो जाता है, अतः अधिक बच्चों के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। यह अनुमान के अनुसार स्त्रियों की विवाह की आयु में 1 वर्ष की वृद्धि कर देने से तथा इसके पालन से जन्म संख्या में 1/3 तक कमी आ सकती है। स्त्रियों को जब आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाती है तो वे या तो अविवाहित रहना पसंद करती है या कम बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, तो स्त्रियां जो हैं वो कहीं काम कर रही है तो उससे उसका प्रजनन पर तो जाहिर सी बात है कि प्रभाव पड़ेगा ही, क्योंकि वो उससे क्या होगा कि देरी से विवाह करना पसंद करेंगे। और अगर वीमेन इंडिपेंडेंट भी होती है ना तो घर वालों का शादी करने का जो प्रेशराइज होता है ना वो नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि अगर वो घर में ही है, कुछ काम वाम नहीं कर रही है, ये नहीं कहीं भी अगर काम नहीं कर रही है तो घर में ना शादी का जो प्रेशराइज होता है वो बहुत ज़्यादा वीमेन को झेलना पड़ता है, क्योंकि वो फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। उनका कहना होता है कि हस्बैंड के वहाँ रहेगी तो वो फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल रहेगी, ये माना जाता है। ठीक है, माइंडसेट वैसा फैमिली वाला लोगों का रहता है। और अगर वो खुद से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, कहीं काम करिए, तो घर वाला भी उतना शादी का प्रेशराइज नहीं करता। और इसको भी जो स्त्री है उसको भी लगता है कि हम खुद कमा रहे तो क्या ज़रूरी है कि दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि वो लोग लेट से शादी करती है तो क्या होता है कि बच्चे देरी से होते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो कम उम्र में विवाह हो जाता है कि ठीक है, तो वो क्या होता है 3-4 बच्चे उसका जन्म हो ही जाता है, ऐसा स्थिति ही बन जाता है। ठीक है, और अगर वो लेट से विवाह कर रही है तो वो 1-2 से ज़्यादा उसका नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक सर्वे में भी ये देखा गया था कि जो ये लोग देरी से विवाह करता है उसका थोड़ा सा फर्टिलाइज रेट जो क्या होता है वो कम होता है। ठीक है, वस्तुतः आर्थिक स्वतंत्रता प्रजननशीलता को कम करने में सहायक है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता वही है जहां शिक्षा है। शिक्षा का स्तर प्रजननशीलता को कम कर देता है। इसे तालिका द्वारा भी स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्र कब होगी? जब वो शिक्षित होगी। स्त्री अगर शिक्षित है तभी वो कहीं काम कर पाएगी, कहीं जब वो काम करेगी तभी वो आर्थिक रूप से क्या है इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, और वो स्वतंत्र होगी अपना कोई भी निर्णय लेने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग तालिका के द्वारा अब देखेंगे कि शिक्षा का स्तर क्या है। शिक्षा का स्तर है कुल प्रजनन दर है, उम्र 15 से 49 वर्ष तक है, उत्पन्न किए गए कुल बच्चों की औसत संख्या। ठीक है, अशिक्षित है जो है वो 5.36 है, और ये कुल बच्चों की औसत संख्या क्या है 6.24 है। ठीक है, उसके बाद साक्षर एवं मिडिल स्तर से कम शिक्षित, ठीक है, 4.16 है, और ये 5.38 है। ठीक है, फिर मिडिल स्तर तक शिक्षित यानी कि जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा शिक्षित है वो क्या है 3.81 है, और ये 4.92 है। और हाई स्कूल या उससे अधिक तक शिक्षित मतलब जो हाई स्कूल तक पास की हुई है वो क्या है 2.55 है, और ये 3.48 है। ठीक है, शिक्षा का स्तर एवं प्रजननशीलता NFHS, ठीक है, NFHS के द्वारा ये जो डाटा है वो उसका है, ये क्या है 1992 से 93 पे यूपी में जो किया गया था उसके हिसाब से है। ठीक है, तो तालिका से स्पष्ट होता है कि शिक्षा तथा प्रजननशीलता में ऋणात्मक सह संबंध होता है तथा आर्थिक तथा वैचारिक स्वतंत्रता प्रजननशीलता को कम करती है, क्योंकि लड़कियों का विवाह देर से होता है अतः उर्वरता संभावित कम होती है। ठीक है, यानी कि अगर लड़की देर से विवाह कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उसका फर्टिलिटी रेट जो होगा वो कम होगा, वो 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा को जन्म नहीं देगी। ठीक है, दूसरा है आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं का जीवन स्तर उन्नत होता है, उसमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अधिक होती है। ठीक है, तो अगर महिला शिक्षित है, ठीक है, और शिक्षित है तो क्या हो रहा है कि वो आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट नहीं है किसी पे, मतलब डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर वो ज़्यादा देखो
बच्चों को जन्म देने से नहीं होता है। जो बच्चे को दूध पिलाते तो वो क्या होता है कि वो हमारे जो कैल्शियम है हड्डी से वो निकल करके उससे बनता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि शरीर का लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप 1 या 2 बच्चे को जन्म देते हो तो शरीर का स्वास्थ्य जो है वो उतना ज़्यादा लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बच्चों को जन्म देते हो तो उससे आपका शरीर का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ के प्रति भी उन लोग में जागरूकता आ गई है और इसीलिए भी फर्टिलिटी जो रेट है वो लोग कम रखती है अपना, कि ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करना है, ठीक है। घर के बाहर काम करने के कारण कम बच्चे चाहते हैं, ठीक है। कि वही है कि स्वतंत्रता चाहिए, उतना बच्चे वो लोग पाल नहीं सकेगी एक बार में। तो 1 या 2 बच्चे ही वो लोग करना काफ़ी समझती है। उसके बाद है घर से बाहर अपने पति के व्यवसाय में सहयोग देती है तो कम बच्चे चाहती है। अगर अपने हस्बैंड का कोई बिजनेस है उसको भी संभाल रही है तो इसलिए भी वो लोग कम बच्चे चाहते हैं। दूसरा, परिवार नियोजन के प्रति भ्रांति नहीं होती, ठीक है। परिवार नियोजन के प्रति वो लोगों को सारा चीज़ पता रहता है कि कैसे कब किस चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे कि वो उसका जो परिवार है वो नियोजित रह सके, यानी कि हम दो हमारे दो वाले वो लोग कॉन्सेप्ट ले करके चलता है, ठीक है। परिवार नियोजन के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो शिक्षित महिला है वो परिवार नियोजन के उपकरणों का प्रयोग करती है, जैसे कि कॉन्डम हो गया या फिर और भी जो यूज़ हो गया, जैसे कि 3 साल के बच्चों का अंतर होना चाहिए, ये सारा चीज़ वो लोग ले करके चलती है, यूज़ करती है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था ये, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।